गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। और मैं अमित घेतवान जो आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो ये वन शॉट चैप्टर होगा और मैं ट्राई करूँगा कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए हैं कि सर लास्ट वाला वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो गया है। तो फिर मैंने सोचा है कि ये वाला वीडियो थोड़ा मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट मीन्स सारी चीज़ें कवर होंगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ खा जाऊँगा। सारी चीज़ें कवर करूँगा और इस वाले चैप्टर को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके। सो फर्स्ट अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, भाई इसको बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास आई 1991 में, है ना। अब 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई क्यों, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो वही लंबी चौड़ी कहानी हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी। तो शैल वी स्टार्ट, है ना, हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने पहले से मार्क करके चला हूँ, क्योंकि फिर उसमें मार्क करते-करते ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार टाइम ज़्यादा कंज़्यूम ना हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया ये चैप्टर हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्यों, है ना? सो इसमें अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मैं एक आपको एक स्टोरी टाइप लेके चलूँगा। हमारे उस समय जो हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने देखा है कि भाई जैसे कि हम सबको पता है कि 1980s में हमारे क्राइसिस आए थे, है ना? तो एक ऐसे क्राइसिस थे, बहुत बड़े क्राइसिस थे। अब क्राइसिस क्यों आए थे? क्योंकि उससे पहले सारी चीज़ें कौन देख रहा था? गवर्नमेंट देख रहा था। तो गवर्नमेंट जब सारी चीज़ें देख रहा था तो हर एक चीज़ को, इवन अगर आपको कहीं किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को पार्टिसिपेट करना है ना? तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइसेंस चाहिए था गवर्नमेंट से। तो मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से ही सब कुछ हो रहा था, या फिर गवर्नमेंट को ही बता के सारे काम हो रहे थे। तो ये फिर जैसे धीरे-धीरे क्या करप्शन बढ़ने लगा, और जैसे-जैसे करप्शन बढ़ा तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। तो फिर ये दोनों लोग जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। नॉट ओनली दीज़ 2 गाइज़, बहुत सारे और लोग भी थे जिनका नाम मुझे पता नहीं है ना? पूरा डिपार्टमेंट था, सोशल साइंस डिपार्टमेंट होगा, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे लोग होंगे। इन सब ने क्या करा, देखा कि भैया हमारी कंट्री के अंदर तो क्राइसिस आ गए हैं, तो नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज समथिंग, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इनको चेंज कर दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको नाम दिया। सो मैं एक लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेता हूँ। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट टू द इंडियन इकोनॉमिक इन 1980s। 1980s में जो हमारा जो मैनेजमेंट था वो अच्छी तरीके से नहीं चला, इसकी वजह से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ओके। The government generate funds from the various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. गवर्नमेंट उससे भी भाई फंड तो जनरेट हो रहा था ना, क्या क्या कर रही थी, टैक्स ले रही थी, और कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनसे टैक्स ले रही थी, कुछ उन्होंने एंटरप्राइजेस खोले थे। तो बहुत सारी चीजें जिससे गवर्नमेंट फंड ले रही थी। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो फंड आ रहे थे ना, वो हमारी कंट्री का जो भी हमारे पास लोन था उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, कुछ मार्क किया है मैंने, व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक अ पेट्रोलियम वी हैव टू पे डॉलर्स व्हिच वी हैव टू अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट। ओके। सो अगर हम देखें फिर दोबारा, अगर मैं आपकी कहानी पे आऊँ दोबारा से, ये मैंने एक बेसिक सी एक लाइन पढ़ी है इसमें। इन 1991 इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेब्ट्स। अब रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेब्ट्स मींस हमने किसी का उधार देना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी किसी का उधार देना था। सो गवर्नमेंट वाज एबल टू मेक अ रीपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। विच जनरली मेंटेन टू इंपोर्ट पेट्रोलियम एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम अपना क्या लोन लोन पूरा रीपेमेंट कर दें। कुछ हमें अपना फॉरेन रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है हमारी कंट्री के पास। तो पेट्रोल हमें लेना चाहिए, और अदर पेट्रोलियम हो गया, और जैसे अदर आइटम हो गए, उसके लिए हमें इंपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा रखना होता है। ठीक है। ये सब करने के बाद हमने देखा कि भाई हमारी कंट्री जब ऊपर पहुंची, क्राइसिस से ऊपर आई, क्राइसिस के कारण ही सब कुछ हुआ, तो देखा कि भैया इन सब चीजों से क्या हमारी कंट्री में जितने भी हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, और जो टैक्सेशन जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस है, इनसे भी हमारी कंट्री का कुछ नहीं हो पा रहा था। मतलब हम टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे दूसरी कंट्री को। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बोल रहा था, है ना। एक दिन क्या हुआ कि हमारी जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उसको आइडिया आया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं किसके पास,
वर्ल्ड बैंक के पास। तो उससे पहले मैं हिस्ट्री बताने से पहले लाइन पढ़ लेता हूँ। द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। उस समय की जो इनकम थी बहुत कम थी। एट द टाइम आवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाज स्पेंट ऑन द मीटिंग ऑफ कंजप्शन नीड्स। जो बेसिक बेसिक नीड्स थी उनको ही मिटाने में, उनको ही खत्म करने में हमारा फॉरेन एक्सचेंज या फिर हमारे पास जो पैसा था, हमारी कंट्री का जो पैसा था वो खत्म हो रहा था। नाइदर वाज एन अटेम्प्ट टू मेड टू रिड्यूस द प्रोफाइलिगेट स्पेंडिंग। भाई प्रोफाइलिगेट का मतलब होता है वेस्टफुल स्पेंडिंग। भाई कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि इतना खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री खोल रही है, गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री खोल रही है, मतलब फालतू का खर्चा हो रहा है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है। फिर हुआ कि इन 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू द बोरिंग बिकेम अनस्टेबल। अब होने क्या लगा भाई, हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करने लगी और एक्सपोर्ट कम करने लगी। तो इससे होने क्या लगा कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो कहाँ जाने लगा, बाहर कंट्री में जाने लगा। मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म होने लगा। तो फिर इसके बाद इन्होंने बोला, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये कहाँ गए, सीधा सीधा ये गए उसके बाद, मतलब हमारी कंट्री के बहुत बुरे हाल हो गए थे। सिंपल सी बात है, कहने में मार करके चला हूँ, तो आप इस लाइन को जरूर पढ़ लेना। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, जिसे हम IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलर नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास गए एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, IMF। तो उन्होंने बोला, ये गए इन दोनों के पास, बैंक के पास। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारी कंट्री पे, जैसे मैं बैंक हूँ, मेरे पास कोई आया तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, इंडिया वालों ने रिक्वेस्ट की वर्ल्ड बैंक और IMF से कि हमारी कंट्री पे बहुत सारे लोन है, तो आप हमें क्या लोन दे सकते हो। तो उन्होंने बोला, IMF और वर्ल्ड बैंक वालों ने बोला कि हाँ हम आपको लोन तो दे सकते हैं, बस हम बट हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना होगा। तो उन्होंने बोला क्या शर्तें हैं आपकी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी 3-4 शर्तें हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बेसिस में हम आपको लोन देंगे अगर आप इन शर्तों को पूरा करेंगे तो। उन्होंने बोला ठीक है सर, बताओ क्या है आपकी पहली शर्त, है ना। तो एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरल द ओपन एंड इकोनॉमिक, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने बोला भाई पहले जितने भी आपकी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन लगे हैं ना, इन सबको हटाओ। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और जितना भी गवर्नमेंट का जो रोल है उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको ज्यादा जाना है। ओके, मैनी एरियाज एंड रिमूव द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड में जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उन सबको हटाओ। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये काम कैसा, हमारे इंडिया वालों ने बोला जी माए बाप हम पक्का ये काम करेंगे। ठीक है, जैसे जैसा भी होगा हम इस काम को पूरा करेंगे, बट आप हमें क्या कर दो, लोन दे दो। तो इस लोन की जो उस समय अमाउंट था वो था $7 बिलियन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हमने कितना पैसा लिया था, इंडिया ने $7 बिलियन एज ए लोन टू मैनेज द क्राइसिस, क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो भाई अब इंडिया वालों के पास ऊपर बात आई कि कैसे इनको मैनेज किए, तो उन्होंने क्या करा, 3 इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया, 3 चीजें बनाई, मतलब जिसे हमने नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला तो लिबरलाइजेशन, मतलब हर चीज को हम क्या करते हैं, लिबरल कर दे, इजी कर दे। देन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी हमारे पास ये परमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज नहीं करना है। और ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं हमारे क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब किसी और कंट्री के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इन तीनों पार्ट को एक एक करके हम समझते हैं कि इन तीनों का मतलब है क्या। सो द सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, द स्टेबिलिटी मेजर एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये इसने उसी की बात करी है। ठीक है, ये क्यों किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ताकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जिसमें कंट्री में जितनी भी चीजें उनका प्राइस क्या धीरे धीरे हाई होने लगता है। तो उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस में भी इन्फ्लेशन आने लगा और सब चीजों का प्राइस क्या बढ़ने लगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या लिया, लोन लिया। ओके, जब लोन लिया तब उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। लोन लेने के बाद पॉलिसीज उन्होंने निकाली। तो पहली मैंने बताई 3 पॉलिसी निकाली, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में उन्होंने कहा क्या, करा क्या। अब मैं इतना स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ूंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। तो पहले इन्होंने क्या करा, जितने भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, जैसे कि पहले हमने देखा है कि इससे पहले वाले चैप्टर में कि गवर्नमेंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, तो उन सब रिस्ट्रिक्शन को हटाया। सो लिबरलाइजेशन introduced to put an end to these restriction and open various sector of the economy। ठीक है, through a few liberalization measure were introduced in 1980s in the area of industrialization licensing। ठीक है, कुछ 1980s में भी आए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड को लेके, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी में कहीं ना कहीं चेंज करके। ठीक है, बट हुआ क्या, उस समय इतने अच्छे से चेंजेस नहीं हो पाए जितना 1991 के बाद चेंजेस हुए। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा,
Industrial license was abolished for almost all but प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी से उन्होंने क्या करा, लाइसेंस को हटा दिया। बोला कि भाई लाइसेंस हटा दो, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस कुछ फर्म कह सकते हैं या कुछ ऐसी कंपनीज कह सकते हैं जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजार्डियस केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हो गया, है ना, ड्रग्स एंड ये सब जितनी भी इंडस्ट्री थी ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। और एक छोटी सी बात इसमें ये बताई है कि मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डी रिजर्व। अब पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ गुड्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, ये रिजर्व था, लेकिन इस वाले लिबरलाइजेशन के आने से इन्होंने ये भी क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया। मतलब अब जिसको जो मन है वो गुड्स बना सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया हुआ भाई, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर जो हम बात करें तो बहुत सारे बैंक्स खोले गए, नए नए मार्केट्स खोले गए, है ना, जिसके कारण क्या फाइनेंशियल सेक्टर मतलब लोगों को इजीली पैसा मिल पाया। अब हमारे देश में पूरा कंट्रोल करता कौन है, पैसा का कंट्रोल करता कौन है, पैसे का कंट्रोल करता कौन है, आरबीआई, है ना। तो आरबीआई ने भी कहीं ना कहीं क्या अपने जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसमें भी कहा लिबरलाइजेशन लेके आया। द आरबीआई डिसाइड टू अमाउंट ऑफ मनी द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्फ, ठीक है। द आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्फ। अब आरबीआई ने बोला है कि क्या कुछ पैसा अपने पास बैंक रख सकता था, उससे पहले बैंक नहीं रख सकता था, वो आरबीआई से बार बार पैसा मांगता था, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एम्स फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इट रिड्यूस द रोल ऑफ, आरबीआई ने अपना रोल क्या करा, रिड्यूस किया। कैसे, आरबीआई फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, भाई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का रोल उसने क्या किया, रिड्यूस किया ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। दिस मींस दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट इन्वॉल्विंग आरबीआई, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर है उसको ये जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू इन्फॉर्म टू द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को हर एक चीज इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। अब क्या धीरे धीरे वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता था, ठीक है। The reform policy led to the establishment of private sector banks and India as well as foreign, ठीक है। तो क्या हुआ, इसी के कारण बहुत सारे बैंक खुलने भी स्टार्ट हुए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए हमारी कंट्री में। टैक्स में कैसा रिफॉर्म हुआ, टैक्स में जो जितने भी पहले टैक्स थे, अब आपको पता है टैक्स की हिस्ट्री अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। सो पहले टैक्स में क्या रिफॉर्म आया, तो हमारे पास दो टैक्स है, एक हुआ डायरेक्ट टैक्स, एक हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब धीरे धीरे होने क्या लगा, डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, एज वेल एज द प्रॉफिट बिजनेस एंटरप्राइजेस सिंस 19 देयर वाज been continuous reduction in the tax on the individual income as it was felt that high rate of income tax were an important reason for the tax evasion। कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा टैक्स लगे थे तो उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा था कि हमारे टैक्स में मतलब टाल मटोल हो रही थी। एविएशन का मतलब होता है टाल मटोल। इट इज नाउ वाइडली एक्सपेक्टेड टू द मॉडरेट रेट्स टू इनकम। अब धीरे धीरे क्या कम होने लगा, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है, कोई कॉमर्शियल चीजें चल रही है, मतलब बिजनेस हो रहा है कहीं से, तो उस पे जो टैक्स लगता था उसे हम कहते थे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसका रिडक्शन किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हटाया गया, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको कम किया गया। फिर उसके बाद एक बात इसने ये कही है कि भाई ऑन 2017 आपको पता है इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी डेट है 1 जुलाई 2017, जिसमें एक बात कही गई, वन नेशन वन टैक्स। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि उसने सिंपली जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको क्या कर दिया, एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज द फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वाज डिवैल्यूड। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ, जो हमारी कंट्री की जो वैल्यू थी, ठीक है, इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी उसे क्या कर दिया, डिवैल्यूड कर दिया, मतलब कम कर दिया। मतलब अब सीधा सीधा हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, और महंगा हो गया। पहले हम डॉलर के लिए मान के चलो 50 रुपए दे रहे थे, अब हम डॉलर के लिए कितना दे रहे हैं, अब हम एक ही उसी डॉलर के लिए हम कितना दे रहे हैं, मान के लो 60 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं। तो इससे हमारी कंट्री की जो वैल्यू होगी डिवैल्यूड होगी। अब इससे होगा क्या, जो हमारी कंट्री की वैल्यू डिवैल्यू, जो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, मतलब कम होगी हमारी फॉरेन करेंसी के सामने हमारी कंट्री की वैल्यू कम होगी। तो उससे जितने भी फॉरेनर है ना वो हमारी कंट्री में सब क्या करेंगे, स्टार्ट कर मतलब बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो
इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ, हमारी कंट्री की करेंसी को क्या कर दिया, डीवैल्यूड कर दिया। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम वाज इनिशिएटेड टू द इंक्रीज इंटरनेशनल। तो कहीं ना कहीं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की अगर जब बात करें तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी कंट्री ने और कंट्रियों के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया, और जिससे हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी और हमारे जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो भी बढ़ने स्टार्ट हुए। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब हमारी कंट्री की जो खुद की कंट्री की जो हमारा प्रोडक्शन था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, दो चीज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन में हमें बताया गया टैरिफ एंड कोटास। अब टैरिफ की बात करें तो टैरिफ मतलब होता है कि क्या करा, जो इम्पोर्ट है उसमें ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सपोर्ट है उसको तो एज इट इज रहना दिया, उसका जो टैक्स है उसमें थोड़ा कम कर दिए थे, लेकिन इम्पोर्ट में ज्यादा टैक्स लगा दिया। एक्सपोर्ट के टैक्स कम किया और इंपोर्ट में ज्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, और फिर कोटास की अगर से बात करें तो क्वांटिटी फिक्स कर दी। ठीक है, टैरिफ और कोटास बोलते हैं, इसे सिंपल आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो टैरिफ में उन्होंने क्या किया, टैरिफ में बेसिकली इंपोर्ट में ज्यादा टैक्स लगा दिया, और कोटास में क्या किया, किसी भी चीज की क्वांटिटी फिक्स कर दी। मतलब मान के चलो ये फिक्स था कि अगर हमें यूएसए से कुछ परचेज करना है तो वी कैन परचेज ओनली 100 थिंग्स फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ मीन्स टैक्स, टैक्स में इंपोर्ट में टैक्स बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं हम डरने लगे, अब हमारी कंट्री डरने लगी, बोला नहीं यार अब हम क्या करेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, खुद का बनाएंगे। तो इससे हमारा होने क्या लगा, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा, बाहर से खरीदने से बजाय हमारी कंट्री ने बोला हम खुद का बनाएंगे। फिर कोटास में ये हुआ कि कोटास में अब जो क्वांटिटी फिक्स होगी तो बाहर से भाई इतना ही मंगा सकते हैं, तो हमारी कंट्री को पता है कि भाई इतना ही मंगाएंगे तो फिर बाकी का कहाँ से आएगा, तो इसलिए उन्होंने खुद सोचा कि हम खुद ना कुछ अपना खुद करें। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आजकल आप सब चीज देख रहे हो कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में हो जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है क्या, जब कोई पब्लिक सेक्टर अपना कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, और इसी को हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। मैंने मार्क किया है तो आप देख लेना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ part of the equity of PSE's public sector enterprises to the public is known as disinvestment। जब क्या करता है, जब पब्लिक सेक्टर अपना कुछ पार्ट पब्लिक में बेच देता है तो उसे हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, और इसी टर्म को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे आप देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन, तो आपको पता ही है सिंपली कि प्राइवेटाइजेशन कोई भी गवर्नमेंट की चीज अगर प्राइवेट होने लगती है, एयर इंडिया अभी रिसेंटली क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ है ना। The government has also made attempt to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking the marginal decision। भाई अब धीरे धीरे क्या बोला, प्राइवेट जो कंपनीज है बोल सकते हैं आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। फॉर इंस्टांस सम PSUs have been granted special status as, भाई जो कंपनीज थी ना, PSUs थी, उनको क्या किया, नाम दिया गया, किसी को नाम दिया गया महारत्नास, किसी को नाम दिया नवरत्नास, और किसी का नाम दिया गया मिनी रत्नास। ओके, सो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को किसी और कंट्री की इकोनॉमी से जोड़ना। ठीक है, ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ के देखना, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ओके, अब इससे ही हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है अपना काम कराने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। समझ रहे हो ना, जैसे मैं हूँ और एक और कंपनी है, मैं ए कंपनी हूँ, देन ये बी कंपनी है, और मुझे किससे काम करवाना है, अपनी कंपनी है, मुझे किससे काम करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली ये बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली सैलरी नहीं दूंगा, मैं पहले बी को पैसा दूंगा, फिर बी क्या करेगा, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। मतलब अपना काम किसी और से करवाना पैसे देके, सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आजकल की डेट में बहुत सारे बीओपीज हैं, बैंक्स हैं, इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना काम क्या करती है, आउटसोर्स को दे देती है। मतलब मुझे काम नहीं करना है, मैं वही पैसा दूंगा बस, मैंने दूसरे आदमी को अपनी जगह काम पे लगा रखा है, और जो मेरे आगे और भी जो लेबर है वो क्या कर रहा है, उन सबको सैलरी बांट रहा है ना। तो इससे ये फायदा होता है कि डायरेक्टली आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे परमानेंट करो कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बीओपीज हैं, इसमें एग्जाम्पल्स दिए भी होंगे क्या क्या चीजें हैं। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक, ये ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिक एडवाइस और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय द कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। इन डेवलप्ड कंट्रीज
टू इंडिया, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू होती है, मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को हायर करती है अपना काम करवाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम आपका आउटसोर्सिंग, ओके? जिसके बाद हम पहुँचते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके पास। द डब्ल्यूटीओ वाज़ फाउंडेड इन 1995 में बना था, है ना? द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट टू ट्रेड एंड द टैरिफ, जिसे बोलते हैं गेट। गेट को डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया था। गेट वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्री। गेट की बात करें तो 1948 में बना था, फिर 1995 में आपका क्या बना? डब्ल्यूटीओ। ये कितनी कंट्री के साथ बना था? गेट आपका बना था 23 घंटे के साथ। ये आप बिल्कुल इसकी जो वो है फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 23 कंट्री के साथ ये बना था। अब डब्ल्यूटीओ का काम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? किसी भी कंट्री को अगर जो बिज़नेस करना है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है डब्ल्यूटीओ को, ठीक है? ट्रेड अगर जो ट्रेड आपको करना है तो डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ता है कि भाई हम इस कंट्री के साथ बिज़नेस करेंगे, तब आपको ट्रेड करने के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी होती है, वो सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ॉलो करना पड़ेगा, तब डब्ल्यूटीओ बोलेगा ठीक है भाई, आई एम एग्री विद यू आप दोनों कंट्री साथ में बिज़नेस कर सकते हैं। द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कवर करता है? गुड्स एंड सर्विस का जब एक्सचेंज होता है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रियों के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब एक कंट्री से बहुत सारी कंट्रियों के बीच में। दो रिमूव द टैरिफ एज़ वेल एज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स। जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी फालतू के झंझट लगा रखे हैं, बैरियर्स लगा रखे हैं, उन सबको रिमूव ये करता है। तो कहीं न कहीं प्रमोट करता है भाई क्या? बिज़नेस करने के लिए लोगों को। ठीक है? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि भाई इससे कुछ बेनिफिट हुए इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द रिफॉर्म, ठीक है? एंड असेसमेंट। तो बोल रहे हैं इससे फ़ायदे हुए या नहीं हुए? तो इससे बिल्कुल हमारी कंट्री को बहुत सारे फ़ायदे हुए। कुछ-कुछ सेक्टर है, जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को या सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो इसमें बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म में कहीं न कहीं इंडस्ट्री सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ओवरऑल अगर जो देखें तो कहीं न कहीं हमारी कंट्री को इन सब चीज़ों के फ़ायदे हुए हैं। ओके? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहीं न कहीं हमारा फॉरेन एफडीआई लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना लोगों ने स्टार्ट किया। ओके? देखो जब हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, देखो हेड या टेल, अच्छा या बुरा, है ना? तो किसी को तो ये लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से फ़ायदा हुआ है और किसी को ये लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं मिली या फिर लोगों को जॉब नहीं मिली या फिर जो जॉब करते थे उनकी जॉब चली गई। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस डब्ल्यूटीओ इसमें अच्छे से पढ़ लेना है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये अच्छे से पढ़ना है। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिटेड एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज़ बीन। देखो ये वही बात कह रहा है कि भाई कहीं तो फ़ायदा हुआ और कहीं फ़ायदा नहीं हुआ, ओके? इंडस्ट्रियल में रिफॉर्म हुआ, ये कह रहा है कि इससे फ़ायदा हुआ, नहीं बिल्कुल, इंडस्ट्रियल में तो फ़ायदा हुआ कहीं न कहीं। कंक्लूज़न अगर जब बात करें तो कंक्लूज़न 1980s में क्या हमारे पास क्या आया था? 1980s में हमारे पास इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। फिर क्राइसिस के बाद हुआ क्या? क्राइसिस के बाद हुआ क्या कि सिंपली 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया। तो जिससे कहीं न कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक बढ़नी स्टार्ट हुई। तो आज भी हम उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से आज अच्छा-सा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये सिलसिला ट्रेजेडी की अगर जब बात करें तो लोग बोलते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ क्यों नहीं दिया जाता है, तो ये एक सिलसिला ट्रेजेडी है आंध्र प्रदेश की। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इन मैनी इंडिया स्टेट लेड टू डू अवे विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द सब्सिडी रेज एज स्टीप राइज इन द पावर ऑफ टैरिफ। तो कहीं न कहीं ये हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर को जब हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या उसके रेट बढ़ा दिए। और जब रेट बढ़ा दिए तो जब रेट बढ़ गई तो पावर सप्लाई कट होने लगी कहीं न कहीं, है ना? तो जैसे-जैसे लोगों के यहाँ पावर सप्लाई कट होने लगी तो लोगों ने क्या, लोगों का नौकरी छूटने लगी। अब जब लोगों की नौकरी छूटने लगी, तो अब जब लोगों की नौकरी छूटेगी तो भाई मतलब जब काम ही नहीं होगा हमारी इंडस्ट्री में, जब पावर लाइट कटने लगी, हमारी इंडस्ट्री में मान के चलो कि अगर जब पहले पावर आती, लाइट की बहुत पावर आती थी। अब लाइट की पावर आती थी, अब क्या प्राइवेट सेक्टर को लाइट दे दी। अब आपको पता है प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन होता है। तो जब प्राइवेट सेक्टर को लाइट दे दी तो अब उसने क्या करा, चोरी करने लगी लाइट से, कहीं और सप्लाई करने लगे कि भाई हमें ज़्यादा पैसा मिलेंगे। अब बेचारे जो एक फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनका काम लाइट का ही है मान के चलो। अब जब उस फैक्ट्री में लाइट ही नहीं आएगी, तो फिर उन वर्करों का क्या काम?
है ना? तो क्या करा हर एक फैक्ट्री ने अपने क्या करा एम्प्लॉइज़ को कम किया और जब एम्प्लॉइज़ को अपने कम किया तो बेचारे क्या होने लगे? धीरे-धीरे जॉब छोड़ने लगे और जब धीरे-धीरे जॉब छोड़ने लगे तो इसकी वजह से केवल इस प्राइवेटाइज़ेशन की में मतलब हर चीज़ प्राइवेटाइज़ेशन को क्यों नहीं दी जाती है इसीलिए एक ट्रेजेडी यहाँ पे सिलसिला ट्रेजेडी यहाँ पे मेंशन की है, ओके? आंध्र प्रदेश में हुई थी ये तो प्राइवेट सेक्टर को क्या लाइट दे दी थी और लाइट देने के बाद जब प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा उसके टैरिफ बढ़ा दिए, हाई रेट बढ़ा दिए, तो रेट बढ़ा दिए, रेट बनाने बढ़ाने के बाद केवल जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उनको ही लाइट देने लगे, तो जो बेचारे फैक्ट्री गरीब-गरीब फैक्ट्री थी उसमें लोगों को हटाया गया, क्योंकि जब लाइट ही नहीं आ रही है तो काम भी कम है, तो जब लोगों को हटाया गया तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन को भी देना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या प्राइवेट सेक्टर को जितना रोल हो सके उतना दिया, बस मैक्सिमम रोल प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें बेसिक सी चीज़ है लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, आउटसोर्सिंग, डब्ल्यूटीओ, है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें आप देखें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अपना ख़्याल रखें, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर आपके यहाँ भी ठंड हो तो फिर बहुत सारे प्रिकॉशंस लें, ठीक है? गरम कपड़े पहनें और पढ़ाई तो करनी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मत सोचना ठंड है तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भैया, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।